नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज फिर लेकर उपस्थित हैं आपके सामने एक बेहतरीन सेशन, जिसमें हम लोग भारतीय पॉलिटी का जो कंप्लीट सेशन है उसको कवर कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में जो हमारी क्लास है, ये क्लास नंबर 3 है। इस क्लास में हम लोगों ने लास्ट जहां तक का किया था, जहां हम शासन प्रणाली के कुछ प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे, उन चीजों के आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे आज के हमारे सेशन के लिए। हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी जबरदस्त तैयारी के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने बात किया था, क्लास नंबर 2 में, उसमें राज्य व्यवस्था क्या होती है इस चीज को देख लिया था। इसके अलावा राज्य क्या होता है, राज्य के तत्व क्या होते हैं, उस चीज को भी समझ लिया था। शासन के अंग कौन कौन से होते हैं, उन चीजों को भी पढ़ा था। यहाँ पे ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा हम लोगों ने जो शासक समूह में शामिल व्यक्तियों के हिसाब से था, वो एक चरण देख चुके थे कि शासन प्रणाली के प्रकार कौन कौन से और क्या क्या होते हैं। तो बेटा, हम आज के इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में छोड़ा था, शासन की वैधता के आधार पर आखिर जो है वो कौन कौन से शासन के प्रकार होते हैं, उसे हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए आज के इस 2 नंबर पॉइंट से। ठीक, देखिए, जिसमें इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है शासन की वैधता, मतलब शासन की जो प्रणाली होती है उसको भी वैधता मिलनी चाहिए। वैधता कौन देता है? कभी वैधता ये दी जाती है जो वहाँ के लोग हैं। मुख्यतः तो यही है। अगर लोकतंत्र की बात करेंगे तो इसमें भारत की अगर जनता की बात करेंगे तो प्रस्तावना में उल्लेख है हम भारत के लोग, मतलब कौन शक्ति प्रदान कर रहा है, तो भारत के लोग शक्ति प्रदान कर रहे हैं, वो उसे वैध ठहरा रहे हैं। तो उसी वैधता के आधार पर हम इस चीज का अध्ययन करने वाले हैं कि शासन आखिर कितने प्रकार का होता है। अब ये कहेंगे आप कि सर, वैधता तो एक ही प्रकार से हो सकती है, सिर्फ जनता दे। जनता नहीं, कभी कभी बेटा धर्म की भी आपकी क्या होती है, वैधता मिलनी होती है। अगर धर्म ने उसे वैध नहीं ठहराया, उसे हम नहीं मानते हैं। ठीक, तो वही तरीके होते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं, कभी कभी होता है जो एक मजबूत बाहुबली वर्ग जो आप होता है वो उसको वैध ठहराता है, तब उसे हम लोग मानते हैं। जैसे कि कभी कभी अभिजात वर्ग का आपने नाम सुना होगा, वो मान्यता देता है। तो उसी के क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ने वाले हैं। तो बेटा, यहाँ पे शुरुआत करते हैं। इसमें हम पहले जो है बिंदु, पहले बिंदु की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका धर्म तंत्र आ जाएगा। कौन सा तंत्र? धर्म तंत्र। ये मान्यता है। अब देखिए बेटा, धर्म तंत्र जो है इसको कौन मान्यता देगा, तो इसे धार्मिक रूप से मान्यता प्रदान होनी चाहिए, धार्मिक रूप से। ठीक, वही हमने वैधता की बात की। किसने धर्म तंत्र को वैध माना? धर्म ने माना। जब धर्म किसी भी सत्ता को, कोई भी सत्ता हो, जब सत्ता को ये मान्यता देता है, सत्ता को ये प्रमाण प्रदान करता है, इसके बाद ही जो है इसे हम धर्म तंत्र के रूप में जानते हैं। अच्छा, धर्म तंत्र में एक चीज और खास होती है बेटा, क्या? यहाँ पे जो आपके धार्मिक जो ग्रंथ होते हैं, ठीक, कौन से हो गए? धार्मिक जो आपके ग्रंथ होते हैं, या फिर कहें रीति रिवाज जो होते हैं आपके, ट्रेडिशन जिसको बोलते हैं, रीति रिवाज, इनके हिसाब से भी मान्यता मिलनी चाहिए बेटा, तभी तो ये धर्म के रूप में मान्यता होगी। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, सबसे जरूरी यही चीज हो जाती है कि एग्जाम्पल भी आप याद रखिए, क्योंकि हमने कह दिया धार्मिक रूप से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। क्या कोई विश्व में ऐसा देश है जहां धार्मिक रूप से मान्यता दी गई हो? तो बेटा बिल्कुल है। 2 देश आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना है। एक तो हमने जो आपके लास्ट क्लास में बता रखा था, तिब्बत। ठीक, तिब्बत में जो बौद्ध धर्म, दलाई लामा जी को यहाँ पे धार्मिक रूप से ही वैध माना जाता है। उन्हीं के हिसाब से शासन सत्ता पूरी संचालित होती है। एक तो ये बात होगी। दूसरे की बात करते हैं तो आपने एक जो सबसे छोटी, कभी कभी ये आपको नाम भी पूछा जाता है कि विश्व की सबसे छोटा शहर या सबसे छोटा देश कौन है, तो ये कौन सा हो जाता है? ये वेटिकन सिटी होता है, वेटिकन सिटी। ठीक, ये क्या है? ये भी पूरी तरह से धार्मिक रूप से मान्यता प्राप्त है। ठीक, यहाँ पे धर्म ने ही मान्यता दी है। धर्म के रूप में जिस राजा को एक्सेप्ट किया गया है, वही यहाँ पे पूरी शासन सत्ता को, बागडोर को संभाल रहा है। ठीक बेटा, ये यहाँ पे हो गया। दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा आपका वही हो जाता है राजतंत्र। ठीक, राजतंत्र को हमने पहले से पढ़ रखा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपको सैनिक और न्यायिक प्रशासनिक सारी शक्तियां इसमें एक ही में व्यक्ति में निहित होती हैं। सारी शक्तियां किसमें हो जाएंगी? एक व्यक्ति में। सारी शक्ति एक
व्यक्ति में। ठीक बेटा, अब देखिए, अब यहाँ पे राजतंत्र हो गए, सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में हो गई, चाहे वो आपकी विधायिका की शक्ति हो, चाहे कार्यपालिका की शक्ति हो, या फिर आपकी न्यायपालिका की शक्ति हो। लेकिन अब इसे कौन मान्यता देता है? धर्मतंत्र में हमने क्या कहा, धार्मिक रूप से मान्यता प्राप्त है। इसमें क्या है, इस राजतंत्र को या फिर कहें राजा को स्वीकृति किसने दी है? वहां की जनता ने दी है। वहां की जनता ने इसे स्वीकार किया है। जनता ने राजा के रूप में स्वीकार किया। अगर जनता ने राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, चाहे जितना शक्तिशाली कोई व्यक्ति हो, फिर वो तानाशाही के रूप में ही शासन कर सकता है, राजतंत्र के रूप में शासन नहीं कर सकता। जैसे कभी कभी मन में आपके प्रश्न आए कि सर अगर जो है वहां की जनता राजा के रूप में ना माने तब क्या हो जाएगा? तब वहां पे तानाशाही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ अपनी मर्जी से शासन किया है, वहां के लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया है। यहाँ पे क्या है, राजतंत्र में यहाँ की जनता ने किसी व्यक्ति को राजा के रूप में स्वीकार कर लिया है और राजा को ये शक्ति दे दी गई कि आप हमारे ऊपर प्रशासन करिए और पूरी तरह से जो नियम है, जो कायदे हैं, जो कानून है, उन चीजों को बनाए रखिए, उन चीजों को आगे भविष्य में लागू करिए। ठीक, ये एक चीज यहाँ पे हो जाता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर क्या हो जाएगा? कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र, ठीक, ये अभी किसमें ही हम बात कर रहे हैं? अभी हम इसी शासन की वैधता के आधार पर ही हम बात कर रहे हैं। ठीक, अब ये कुलीन तंत्र क्या है? इसमें कहते हैं कुलीन तंत्र उसे बोला जाता है जो उच्च तंत्र, उच्च कुल होता है। उच्च कुल जैसे कि ये एक तरह से, मैं तो फिलहाल इसका समर्थन नहीं करता, ये एक जातिवाद या कहें कुल के हिसाब से चीजें चलती हैं। कभी कभी हो रहा ना, कोई निम्न कुल का है, कोई उच्च कुल का है, कोई किस जाति का है, उसी हिसाब से जो कुलीन तंत्र होता है, इसमें किसी उच्च वर्ग का या उच्च कुल का या उच्च परिवार का ही जब दबदबा रहता है, वही पूरी शासन सत्ता को संभालता है। ठीक, ये यहाँ पे हो जाता है। इसे मान्यता किस रूप में दी जाती है? तो इसे पारंपरिक जो मान्यता होती है, परंपरा के तौर पे उसे दिया जाता है। किसके द्वारा? समाज के द्वारा। समाज के द्वारा, ठीक, परंपरा के रूप में, मतलब पहले किसी ने उस जो कुल है उस परिवार को ही स्वीकार कर लिया कि आप हमारे ऊपर शासन सत्ता कर सकते हैं, या आप थोड़ा सा अच्छे व्यक्ति हैं तो आप पूरा एक जो है मुखिया के तौर पे काम करिए। ठीक, लेकिन बाद में क्या है, धीरे धीरे जब वो है वही एक कुलीन तंत्र के रूप में यहाँ पे डेवलप हो जाता है। ये एक चीज यहाँ पे हो जाती है। इसके अलावा जब हम आगे और बढ़ते हैं, ठीक, तो यहाँ पे एक और आ जाता है अभिजन वर्ग। ठीक, अभिजन वर्ग, ठीक, अभिजन वर्ग भी कहीं ना कहीं जो जुड़ा होता है बेटा, वो इसी उच्च कुल की तरह से जुड़ा होता है। और इसमें कौन सा वर्ग शामिल हो जाता है? इसमें जो आपका सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति होता है, उत्कृष्ट वर्ग। ठीक, कहीं ना कहीं इसमें आप उनको भी और रख सकते हैं, पैसे वाले व्यक्तियों को। ठीक, पैसे वाले व्यक्तियों को, ठीक, वो जो हैं वही इस वर्ग में है। अभिजन वर्ग मतलब हर रूप से संपन्न व्यक्तियों को। ठीक, जब हम मान्यता दे देते हैं, मान्यता इनको भी कैसे दी जाती है? इनको भी समाज ही देता है, समाज के द्वारा मिलती है। ऐसा नहीं कि ये कहीं अलग से पाते हैं, ये भी समाज के द्वारा ही पाते हैं और परंपरा के रूप में ही मिलती है। ऐसा नहीं कि इन्हें हमेशा अगले मिल जाता है, कभी इनके पूर्वजों ने दिया होगा, उसी से ये आगे मिलता रहता है। ठीक, इन्हें इसमें व्यापारी वर्ग को भी शामिल कर सकते हैं आप पूरी तरह से, व्यापारी वर्ग। ठीक, ये सब में लोग मिलकर इसको आपको शासन सत्ता को सम्मानित करते हैं या चलाते हैं। ठीक, अब एक यहाँ पे और खास हो जाता है जो आपका 5 नंबर है, इसे हम लोकतंत्र कहते हैं। जो वर्तमान परिदृश्य, लोकतंत्र हमने पहले वाले में भी देखा था, जिसमें हम लोगों ने शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर था। इसमें भी लोकतंत्र पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये वैधता के आधार पे है, और इस लोकतंत्र को वैधता किसने दी है? तो यहाँ की जनता ने दी है। जनता के द्वारा मान्यता प्राप्त। ठीक, जनता के द्वारा पूरी तरह से इसमें मान्यता दी जाती है। एक तरह से कहें, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता के ऊपर करने वाला शासन को ही लोकतंत्र
लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक, तो अब बेटा देखिए यहाँ पे हमने शासन की वैधता के आधार पे चीजों को समझा और ये देखा कि धर्मतंत्र हो चाहे राजतंत्र हो या फिर कुलीन तंत्र हो या अभिजन वर्ग हो या फिर लोकतंत्र हो, सबको किसी न किसी रूप में मान्यता दी ही जाती है। ठीक, ये यहाँ पे आपका एक चीज होगी। देखिए दो चीजें हमने यहाँ पे पढ़ ली। एक हमने पढ़ा कि शासक समूह में शामिल व्यक्तियों के हिसाब से, इसमें कौन से में कितने व्यक्ति शामिल हैं उसके रूप में देखा। इसमें मान्यता किसे मिलती है उसके हिसाब से देखा। ठीक, अब इसी तरह से एक तीसरे हम लोग चरण में जाते हैं, तीसरे बिंदु पे चलते हैं और ये क्या होगा, ये शासन प्रणाली के संविधान सम्मत होने के आधार। ठीक, किस रूप में, तो शासन प्रणाली के संविधान सम्मत होने के आधार पर बेटा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें मैंने एक शब्द का जिक्र किया, संविधान सम्मत। अभी तक हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन शब्द को जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना होता तो सिर्फ हम संविधान पढ़ते। संविधान में 395 अनुच्छेद पढ़ लेते, 395 अनुच्छेद के साथ उसके भाग पढ़ लेते, उसकी अनुसूचियां पढ़ लेते, समाप्त हो जाता हमारा संविधान। लेकिन हम यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में शासन प्रणाली की हर एक चीज को पढ़ना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, शासन प्रणाली के संविधान सम्मत होने के आधार। तो संविधान सम्मत होने के आधार पे दो भागों में ही बांटा जा सकता है। एक तो जहां पे संविधान है उसे क्या कहेंगे, ठीक, इसे हम संविधानवाद कहते हैं, संविधानवाद। ठीक, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब शासन प्रक्रिया चलती है तो यहाँ पर आपका चलता है। इसमें क्या कहेगा, यहाँ पे कहेगा संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान सर्वोच्च। ठीक, यहाँ पे संविधान ही सर्वोच्च है। ठीक, जो भी होगा ये कानून के हिसाब से होगा। ठीक, कानून और नियम के हिसाब से ही चीजें होंगी। इसके अलावा अन्य कोई तरीका नहीं है जहां पे ये हो। इसे ही आप रूल ऑफ लॉ कह सकते हैं या विधि का शासन भी इसे ही कह सकते हैं। किसका शासन, विधि का शासन, विधि का शासन। ठीक बेटा, ये एक चीज यहाँ पे होगी कि विधि का शासन यहाँ पे संचालित हो गया। अब दूसरा जो हमने कहा ये क्या होगा, ये गैर संविधानवाद हो जाएगा, गैर संविधानवाद। ठीक, ये गैर संविधानवाद हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कोई भी नियम नहीं है। ठीक बेटा, यहाँ पे क्या है, किसी भी नियम या फिर किसी भी कानून को मान्यता नहीं दी जाती। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होता। यहाँ पे जो शासन व्यवस्था जो चाहे वो कर सकती है। कोई भी नियम कानून की कोई पुस्तक है ही नहीं, कोई संविधान है ही नहीं। तो जैसे मन होगा वैसे इनकी शासन सत्ता या इनकी प्रक्रिया को चलाया जाता है। इसमें हम किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते हैं कि आप नियम विरुद्ध कोई काम कर रहे हैं। ठीक, ये एक चीज हो गई। ये यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या रखना है, याद रखना है। इसके अलावा हम फिर से आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें अगला पॉइंट क्या आ जाता है, अगला आ जाता है शासन प्रणाली के व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर। ठीक, इसमें क्या है, इसमें व्यवहारिक मूल्यांकन अगर बात करें उसको कहा जाता है शासन प्रणाली के व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर। ठीक बेटा, इसमें क्या है, इसमें व्यवहारिक मूल्यांकन किया गया शासन प्रणाली का और ये देखा गया कि आखिर व्यवहारिक स्तर पे क्या क्या चीजें होती हैं। हमेशा अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने वो पढ़ा जो आपके किताबों में दिया जाता है। हमने व्यवहारिक मूल्यांकन नहीं किया। हम व्यवहार में जाएं, देखें कि किस तरह का शासन व्यवस्था है। तो यहाँ पे व्यवहारिक मूल्यांकन का हम अध्ययन करने वाले हैं। अब इस पूरे सेगमेंट को हम लोग यही चीज देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहली चीज कौन सी हो जाती है, सबसे पहला आपका हो जाता है भीड़ तंत्र। कौन सा हो गया बेटा, पहला आपका हो गया भीड़ तंत्र। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि भीड़ तंत्र क्या है। सर यहाँ पे प्रश्न तो आपके मन में ही आ जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें
आपके ज्यादातर समाज के लोग हो जाते हैं, समाज के ज्यादा लोग। अब समाज के ज्यादा लोग इसमें कैसे शामिल हो जाते हैं? अच्छा, यहाँ पे एक चीज और होती है, इसमें ज्यादातर लोग कैसे होते हैं? विवेकहीन होते हैं। विवेकहीन मतलब उसमें बुद्धि कम होती है। और ये किस आधार पे विवेकहीन है? ठीक, इसमें बुद्धि नहीं है, तो इनका बनने का आधार क्या है? भीड़ तंत्र का आधार क्या हो जाता है? ठीक, आधार की बात करेंगे तो ये भावनात्मक रूप से होता है, भावनात्मक रूप से। ठीक, जहां पर भी ये भीड़ हो जाती है वहां पे भावनात्मक रूप से आप कह सकते हैं। ठीक, कि मतलब वहां पे एक व्यक्ति के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतना उसके अंदर ज्ञान नहीं है कि वो चीजों को कर सके, और तो क्या है, बहुत सारे लोग भावना के रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इस चीज को वहां पे किया जाता है। ये एक मुख्यतः पहला आपका हो जाता है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, दूसरे नंबर बिंदु की बात करते हैं। तो दूसरा नंबर जो आपका है ये औसत तंत्र होता है। औसत तंत्र, बेटा औसत तंत्र में क्या होगा? इसमें जैसे कि यहाँ पे हमने क्या कहा है? हमने कहा विवेकहीन व्यक्ति है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे औसत दर्जे के लोग शामिल होंगे, औसत दर्जे के लोग। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूं, जो आपके इस तरह की शासन व्यवस्थाएं होती हैं, इस तरह की शासन व्यवस्थाओं में हमेशा ये बहुत लंबे समय तक का शासन व्यवस्था नहीं चलती। जैसे कहा जाए तो ये इस तरह की व्यवस्था बहुत लंबे समय तक का आप उसे खींच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास इतनी बुद्धि नहीं होती है। ठीक, इसमें भी आपको इस चीज का रखना है, विवेक की कमी होती है, विवेक की कमी। ये विवेकहीन नहीं है, लेकिन इनके अंदर क्या है? विवेक की कमी पाई जाती है और इनके अंदर इतना विवेक नहीं होता है कि हमें आगे क्या करना है, तो जो भी मन होता है वो ये लोग करते रहते हैं। ठीक, ये दो चीजें होगी, दो चीजें आपने इस यहाँ पे देखी, यहाँ पे जाना। ठीक, अब तीसरी चीज पे चलते हैं। तीसरा आपका कौन सा बिंदु हो जाता है? ये आपका हो जाता है धन तंत्र। धन तंत्र ये सबसे स्पष्ट है, ये आप सबसे ज्यादा जानते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये धनी लोगों के अंडर चलता है। धनी लोग, जो भी धनी लोग हैं वो शासन प्रक्रिया में शामिल होते हैं, वो जो चाहते हैं वही करते हैं। ठीक, जिनके पास पैसा अत्यधिक है वो जो चाहते हैं वही कर सकते। जैसे वर्तमान समय में बात करें भारत में, जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है, न्याय उसके पक्ष में होता है, हर एक चीज उसके पक्ष में होती है। ठीक, चाहे वो पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, हर एक व्यक्ति उन्हीं के पक्ष में शामिल हो जाता है। इसे धन तंत्र के रूप में हम जानते हैं। ठीक, अगला एक और व्यवहारिक तौर पे जाते हैं और वहां पे उस चीज को पढ़ते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ठीक, इसे आप निरंकुश तंत्र कहते हैं, निरंकुश तंत्र। ठीक, अब ये निरंकुश तंत्र क्या है बेटा? इसे यहाँ पे वही जो हमने क्या कहा था, तानाशाही। ठीक, यही है वो बेटा तानाशाही। तानाशाही में हमने आपको क्या बताया? एक व्यक्ति, ठीक, एक व्यक्ति को किसी की मान्यता नहीं प्राप्त है, ये क्या करता है? अपनी मर्जी थोप देता है लोगों के अंदर। ठीक, थोप देना, आवलिक लादना। ठीक, ये एक चीज यहाँ पे खास होती है, ये होता है तानाशाही। इसमें वो उसको मान्यता नहीं दी गई, किसी भी तरह की मान्यता नहीं दी गई। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैक करके आपको दिखा दूं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कि आपका शासन की वैधता के स्रोत के आधार पे। मैंने धर्म तंत्र आपको बता दिया, मैंने राजतंत्र आपको बता दिया, मैंने कुलीन तंत्र आपको बता दिया, मैंने अभिजन वर्ग बता दिया, लोकतंत्र बता दिया, लेकिन यहाँ पे कहीं पर मैंने आपको तानाशाही नहीं बताई। क्यों? क्योंकि तानाशाही को मान्यता नहीं दी जाती। तानाशाही तो सिर्फ क्या किया जाता है, उसे लाद दिया जाता है एक व्यक्ति को अपनी मर्जी, और किस बल पे? तो ये बल के प्रयोग से, बल के प्रयोग से। ठीक, किसी के ऊपर लाद देना। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है, एक व्यक्ति को पहले जो समाज है, पहले वो व्यक्ति समाज के लोगों ने मिलकर उसे शासन सौंपा, बाद में वो शासन से हटने से मना कर दे और सिर्फ अपने अंडर ही सारी चीजों को कंट्रोल करना शुरू कर दे, तो वो वहां से निरंकुश तंत्र या तानाशाही की शुरुआत हो जाती। इसे मान्यता नहीं प्राप्त है, ये चीज यहाँ पे चाहे नोट कर लीजिए।
ठीक, क्या है, मान्यता नहीं प्राप्त है। ठीक, मान्यता कहें या फिर कहें वैधता, हमने अभी वैधता का जिक्र किया, वैधता या मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक, इसीलिए ये निरंकुश तंत्र हो जाता है। ठीक बेटा, यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। अगर ये चीज क्लियर हो गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हम किसकी बात करते हैं, हम आगे बात करते हैं 5 नंबर बिंदु की। 5 नंबर पे क्या हो जाएगा, 5 नंबर पे आपका हो जाएगा गुण तंत्र। ठीक, इसे एक चीज और कहते हैं, क्या कहते हैं, योग्यता तंत्र, योग्यता तंत्र। ठीक, एक तरह से देखें ये क्वालिटी की बात कर रहा है। आप अगर योग्य हैं तब वहां पे शासन में पहुंच रहे हैं, अगर आप योग्य नहीं हैं तब शासन सत्ता आपके लिए बनी ही नहीं है। सिंपल सा इसका यही कहना है। अगर योग्य हैं तो आइए आप शासन करिए, आपके स्वागत है। ठीक, ये एक तरह से कहें तो कॉम्पिटिटिव स्तर को बात करता है, कॉम्पिटिटिव स्तर को दिखाता है। तो ये यहाँ पे एक चीज खास हो जाती है। ठीक, इसी के क्रम में हम आगे चलते हैं, एक और है जिसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक, वो कौन सा तंत्र हो जाता है, ये आपका 6 नंबर हो जाएगा, जिसे हम वृद्ध तंत्र कहते हैं, वृद्ध तंत्र। ठीक, इसमें क्या है, इसमें जो सर्वोच्च पद पे है, ठीक, इसमें जो शासन सच्चा होता है, सर्वोच्च पद पर उम्र के हिसाब से लोग को बैठाया जाता है, उम्र के अनुसार सौंप देने। ठीक, जैसे किसी की 65 साल उम्र हो गई तो वो उस पद पे जाके बैठ सकता है, ये एक चीज यहाँ पे कह रहा है। ठीक, ये चीज यहाँ पे आपको याद रखनी। अच्छा, अब इसी में जो हमारा अंतिम है उस चीज को याद रखिएगा। अंतिम कौन सा आ जाता है यहाँ पे, 7 नंबर, इसे याद रखिएगा, लोकतंत्र। ठीक, ये भी व्यवहारिक तौर पे पाया जाता है, व्यवहारिक तंत्र पे लोकतंत्र मिलता है, और व्यवहारिक तंत्र में ही इसे अपनाया भी जाता है। तो इसीलिए इस चीज को लोकतंत्र के रूप में जोड़ है। मान्यता किसके द्वारा दी जाती है, जनता के द्वारा दी जाती है, और एक निश्चित समय के लिए है। ठीक, कितने समय के लिए, निश्चित समय के लिए बेटा मान्यता मिली, अनिश्चित समय के लिए नहीं, सिर्फ निश्चित समय के लिए, कुछ टाइम के लिए मिली है। इसके बाद ये आपसे मान्यता को ले लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार मान्यता दे दी गई तो हमेशा के लिए आपको यहाँ पे चीजें मिल ही जाएंगी। ठीक, इस चीज को यहाँ पे याद रखना है। ठीक बेटा, हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और एक चीज यहाँ पे और पढ़ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ रहे थे। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनको आप नोट भी करिएगा। जैसे कि बात करते हैं कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ठीक, पहला यही है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक, पहला क्वेश्चन ये पूछा था लिखा किसने है, तो लेखक इसके कौन कौन है, कौटिल्य है। ठीक, ठीक, लेखक कौन है, लेखक आपके यहाँ पे कौटिल्य साहब हो जाएंगे। ठीक, जिन्हें चाणक्य के रूप में जानते हैं हम। ठीक, अब ये है क्या, ये आपका राजनीति विज्ञान से जुड़ी हुई विषय है। यही प्रश्न आपसे पूछ लेता है किस विषय से है, तो राजनीति विज्ञान से जुड़ी हुई, नाम जरूर उसका अर्थ है। ठीक, किससे जुड़ी हुई, विषय क्या है, राजनीति विज्ञान। ठीक, और ये क्या है, ये नाम है इसका, अर्थशास्त्र। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें पूरी शासन प्रक्रिया कैसे संचालित होती है, शासन संचालन के पूरे तरीके बताएंगे, शासन संचालन के तरीके। ठीक, कौन सी तरीके, कौन सी नीति अपनाई जाती है, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, इसी पुस्तक के अंतर्गत दी गई हैं, और सभी को चाणक्य ने ही लिखा है। ठीक बेटा, ये यहाँ पे एक चीज खास हो जाती है। इसके बाद अगर बात करते हैं आपके जो, ठीक, दूसरे नंबर पे चलते हैं, यहाँ पे एक इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति होती है। कहाँ पे, इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति। ठीक बेटा, इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। ये कब होती है, तो बेटा ये होती है आपकी 1688 में। ठीक, अब यहाँ पे उस समय का राजा कौन हुआ करता था, क्योंकि राजतंत्र था, तो यहाँ पे राजा था जेम्स द्वितीय, जेम्स द्वितीय।
प्रश्न आपसे यही पूछा जाता है कि इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति आखिर है क्या? तो यहाँ जो है 1688 में संपन्न होती है और ये जेम्स द्वितीय उस समय रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे खास क्या है, ये गौरवमयी क्रांति से क्यों कहा जाता है? इसलिए बेटा कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो राजा की बेटी है, किसकी? जो जेम्स द्वितीय की बेटी है, ठीक, किसकी? राजा की बेटी ने ही, राजा की बेटी, ठीक, बेटी मेरी, यहाँ इनका नाम है मेरी, ठीक, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक, मेरी है, एवं इनके पति, एवं पति, ठीक, कौन? विलियम, विलियम, ठीक। देखिए, वर्तमान समय के राजा जेम्स द्वितीय को यहाँ की जनता ने हटाकर इनकी बेटी जो मेरी है और इनके पति जो विलियम है, इनको क्या करा देती है? इनका राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है। इसीलिए ये चीज खास हो जाती है, इसीलिए इसे गौरवमयी क्रांति कहा जाता है, क्योंकि भैया उन्हीं की बिटिया है और उन्हीं बिटिया का पति है विलियम, और राजा को हटाया गया लेकिन उनकी बिटिया का शासन हुआ। मतलब जो जनता है, जनता की नजर में राजा की बेटी एक जो है अच्छा शासक थी, ठीक, इसलिए इसका राज्याभिषेक किया गया। क्यों? क्योंकि जनता उसी को तो चुनेगी जिसमें ये देखेगी कि काबिलियत पाई जाती है, ठीक। इस चीज को यहाँ पे याद रखना है, ठीक। अच्छा, यहीं पे अब अगले विषय चलते हैं। अगला एक पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक, 3 नंबर। इसमें क्या कहेंगे? यहाँ पे अमेरिका की क्रांति कह देंगे, ठीक, इसको भी आपको याद रखना, अमेरिकी क्रांति। आखिर अमेरिकी क्रांति कब संपन्न होती है? ये 1776 में चलती है, स्टार्ट होती है, और जब तक आजादी नहीं मिल जाती है तब तक ये चलती थी। इसका नेतृत्व किसने किया है? इसका नेतृत्व तो आपके जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था, वाशिंगटन, ठीक, किसने किया? जॉर्ज वाशिंगटन ने किया। और इसी के बाद यहाँ पे संविधान बनाया गया, ठीक, क्या किया गया? संविधान का निर्माण होता है, और ये आपका 1787 में लागू होता है, 1787 में क्या हुआ? लागू हुआ। और यही जो संविधान का निर्माण हुआ, ये जो बेटा संविधान है, इस संविधान के बारे में एक जरूर चीज याद रखिएगा, फर्स्ट लिखित संविधान है किसी देश का, लिखित संविधान। अभी तक का किसी भी देश का ये लिखित संविधान नहीं हुआ करता था। अमेरिका पहला ऐसा देश बनता है जहां पे लिखित संविधान का निर्माण हुआ और 1787 में लागू हुआ, ठीक। इस चीज को यहाँ पे क्या रखना है? आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्रांति और है जिसको आपको याद रखना है, ये आपकी है फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक। ये कब संपन्न होती है? ये संपन्न होती है 1789 में, ठीक। और किसके? उसमें राजा यहाँ का कौन था? तो राजा इसमें यहाँ के थे लुई 16, ठीक, लुई 16, ठीक। ये लुई 16 को झूठ याद रखिएगा, इनका प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपकी ये जो क्रांति है ये स्टार्ट होती है 1789 में, ठीक, और कब तक चलती है? 1793 तक का ये चलती है। इस समय के बीच में क्या होता है? जनता ने क्या करता है? जनता, ठीक, यहाँ पे जो है कुलीन तंत्र का अंत कर देती है। जनता क्या करती है? जो कुलीन तंत्र यहाँ पे व्यवस्था थी, जो वैधता हमने आपको दिखाई थी ना कि यहाँ पे कुलीन तंत्र होता है, एक अच्छा कुल जो है, उसके बाद तो कुलीन तंत्र का अंत कर देती है, ठीक। इस चीज को यहाँ पे याद आपको रखना है, ठीक बेटा। ये यहाँ तक कि हम लोगों ने कुछ चीजों को पढ़ लिया, कुछ चीजों को समझ लिया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कल के वीडियो में, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप चाहे तो इसे पढ़ लीजिएगा पहले से, ठीक। उसमें हम लोग किसकी किसकी चर्चा करेंगे? पहली चीज तो संविधान की चर्चा करेंगे कि आखिर संविधान होता क्या है, ठीक। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक हमारा रहेगा ये रहेगा संविधानवाद क्या होता है, ठीक बेटा, संविधानवाद की चर्चा करेंगे। इसके बाद संविधान के प्रकार को देखेंगे कि आखिर कितने तरह का संविधान के प्रकार होते हैं, ठीक। संविधान के प्रकार को देख लेंगे, ठीक। अब कितने प्रकार के है, किसके प्रकार का नहीं है, ये इतने सारे टॉपिक, ये 3 टॉपिक हम मुख्यतः इसमें कवर करेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे का संवैधानिक विकास वगैरह वो सारी चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन कल के टॉपिक में यानी इतना ही रहेगा, ठीक दोस्तों। तो आपको जो ये हमने आपको जानकारी दी, हमने जो आपको ये पढ़ाया, ये कैसा लगा, इस चीज को जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। जाने के पहले
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह के कहीं ना कहीं क्वालिटी वाला कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।